विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भाइयों, आज हम बात करेंगे पशुओं में संक्रामक एवं परजीवी रोगों के बचाव एवं उपचार के बारे में। संक्रामक रोग क्या होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पर उससे पहले देख लेते हैं हमेशा की तरह खबरें खेती की, मंडी भाव और क्या है आज के मौसम के हाल। किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 1050 करोड़ का बजट आवंटित। महिला किसानों को सिखाए आय बढ़ाने के गुर। जरबेरा फूल की 6 नई किस्में हुई विकसित। लहसुन की नई किस्म हुई तैयार। और ग्रीष्मकालीन मक्का बुआई का उपयुक्त समय। भारत सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1050 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। किसान की कृषि लागत घटाने में कृषि यंत्रों का अपना महत्व है। सरकार भी कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए वर्ष 2014-15 में SMAM योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस साल सरकार ने 1050 करोड़ का बजट इस योजना के लिए रखा है। इस योजना का उद्देश्य कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना है। उद्देश्य है कि लघु और सीमांत किसानों को हाईटेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरण मुहैया करवाए जा सके। महिला किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान महिला किसानों को आत्मनिर्भरता के गुर सिखा रहा है। कृषक महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर ऐसा ही प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में आयोजित किया गया। आयोजित प्रशिक्षण में केंद्र के निदेशक डॉक्टर PL सरोज ने बताया कि यह प्रशिक्षण SACSP योजना के तहत आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान कृषक महिलाओं को कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन से जुड़ी जानकारी दी गई। महिलाओं को बेर, आंवला, अनार, किन्नू, खजूर, बेल, काचरी, सांगरी आदि के मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने के बारे में बताया गया। डॉक्टर सरोज ने बताया कि BPL श्रेणी कृषक महिलाओं को भगोना, छलनी, चमचा और रैक का वितरण किया गया। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के कृषि वैज्ञानिकों ने जरबेरा फूल की 6 नई किस्मों का विकास किया है। देश में कहीं पर भी इन किस्मों से उत्पादन लिया जा सकता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने आयात घटाने के लिए जरबेरा की 6 स्वदेशी किस्में तैयार की हैं। जरबेरा की स्वदेशी किस्मों में अर्का अश्व, अर्का नेसारा, अर्का वाइट, अर्का पिंक, अर्का कृषिका और अर्का रेड शामिल है। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक C अश्वथ के मुताबिक स्वदेशी किस्मों के विकास से जरबेरा के पौधों का होलैंड से आयात नहीं करना पड़ेगा। नवविकसित जरबेरा किस्मों में अर्का अश्व, अर्का नेसारा, अर्का वाइट, अर्का पिंक को पॉली हाउस में उगाया जाता है, जबकि अर्का कृषिका और अर्का रेड का उत्पादन किसान खुले मैदान में भी ले सकेंगे। जरबेरा की यह किस्में कीट रोग प्रतिरोधी भी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले 1 हेक्टेयर में जरबेरा की खेती का खर्च 19 लाख रुपए आता था। इन किस्मों के विकास से किसानों की प्रति हेक्टेयर लागत काफ़ी घट जाएगी। स्वदेशी किस्मों को उगाने की प्रति हेक्टेयर लागत 7 लाख रुपए आकी गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने लहसुन की नई किस्म विकसित की है। इस नई किस्म को BRG13 गुलाबी नाम दिया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने लहसुन की नई किस्म विकसित की है। नई किस्म को BRG13 गुलाबी नाम दिया गया है।
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि किसान नई किस्म की बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कर सकते हैं। नई किस्म 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 12 से 13 टन तक किसान भाई इस किस्म से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जायद में मक्का की बुआई का उपयुक्त समय शुरू हो गया है। किसान भाई मार्च माह के अंत तक जायद मक्का की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मक्का की बुआई का उपयुक्त समय शुरू हो चुका है। मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक किसान भाई इसकी बुआई कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन बुआई के लिए किसान भाई उन्नत किस्मों का प्रयोग करें। खेत की तैयारी के पश्चात बीजोपचार करके बीज की बुआई करें। 7 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ बुआई के लिए पर्याप्त रहता है। जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वह चाहता है कि उसको उसका उचित परिणाम मिले। उसी तरह से हमारे किसान भाई भी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, तो वो भी चाहते हैं उन्हें भी अपनी फसलों के उचित दाम मिले। तो आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिन्सों के बाजार भाव। तिल टोंक की मंडी में 8,400, लालसोट की मंडी में 8,700, बारा की मंडी में 7,315 और गंगापुर सिटी की मंडी में तिल के भाव 8,350 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। बाजरा जयपुर की मंडी में 1,400, टोंक की मंडी में 1,300, लालसोट की मंडी में 1,306, बारा की मंडी में 1,201 और गंगापुर सिटी की मंडी में बाजरा के भाव 1,221 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सरसों टोंक की मंडी में 5,500, लालसोट की मंडी में 5,500, बारा की मंडी में 6,122 और गंगापुर सिटी की मंडी में सरसों के भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। चना जयपुर की मंडी में 4,400, टोंक की मंडी में 4,050, लालसोट की मंडी में 4,251, बारा की मंडी में 4,413 और गंगापुर सिटी की मंडी में चना के भाव 4,200 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। किसान भाइयों, प्रदेश के दिन व रात के तापमान में स्थिरता देखी जा रही है। आइए देखते हैं प्रदेश के मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ स्थानों पर हवा चलने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। आइए देखते हैं प्रदेश के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर जिले का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। अजमेर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। कोटा का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। उदयपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अंत में अलवर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पशुओं में संक्रामक एवं परजीवी रोगों के बचाव एवं उपचार के बारे में। इस विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे बीच पधारे हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार मौर्य जी। मौर्य जी, आपका स्वागत है। मौर्य जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग मुख्यतः एक पशु से दूसरे पशु में फैलने वाले रोग होते हैं। जिन रोगों को उसके लार द्वारा, नाक से कोई छींक आती है उसके द्वारा, या उसने कोई पानी पी करके पानी को दूषित कर दिया, उस दूषित पानी को दूसरे जानवर के द्वारा पी लेने से भी रोग फैलता है। उसने कोई चारा खाया, उस दूसरे चारे को कोई दूसरा जानवर अगर खा लेता है तो उससे भी संक्रमण एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाता है। इस प्रकार के जो रोग होते हैं ये सब संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। ये रोग हम उसके रोगाणु की प्रकृति के आधार पर विभिन्न भागों में बांटते हैं। जैसे अगर ये रोग विषाणु से होता है तो विषाणु जनित रोग होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो जीवाणु से होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो कवक, फंगाई और फफूंदी से होते हैं। इसमें से कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्य में भी फैलने के लिए
उत्तरदायी होते हैं। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कोई अगर हमें जानवर किसी प्रकार का असामान्य स्थिति में दिखाई देता है, असामान्य से मतलब है कि उसके मुंह से झाग आना, लार आना, आंखों से पानी आना या सांस में दिक्कत आना या उसका तापमान बढ़ जाना, ये सारे लक्षण इस ओर इंगित करते हैं कि वह जानवर सामान्य अवस्था से भटक रहा है। तो उसके लिए हमें उसको इलाज के लिए ले जाना ज़रूरी होता है, अन्यथा वह एक संक्रमण को दूसरे जानवर में संक्रमण फैला सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मुंह पका और खुर पका रोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या होता है और इसके उपचार क्या हैं? मुंह पका खुर पका एक ही रोग का नाम है, जिसको हम इंग्लिश में FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं। इसमें मुंह में और खुरों के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं। मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह से अतिरिक्त मात्रा में लार गिरती है, जीभ में सूजन आ जाती है और खुरों के बीच के अंदर है जो खून के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो ये मुंह पका और खुर पका रोग होता है। यह विषाणु जनित रोग होता है और इसका सामान्यतः कोई इलाज नहीं होता है। हम इसके लक्षणों के आधार पर इसका इलाज करते हैं। जैसे खुरों के बीच में किसी प्रकार का घाव हो जाता है तो हम उसे लाल दवाई के द्वारा नियमित रूप से साफ़ करते हैं, और मुंह के अंदर भी घाव हो जाता है तो उसे हम लाल दवाई के द्वारा नियमित रूप से साफ़ करते हैं। जानवर को चारा खिलाने से पहले देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कोई नुकीला पदार्थ नहीं हो, चारा सूखा नहीं हो। इसके लिए ध्यान रखते हैं कि जानवर को हम गीला व नरम चारा खिलाएं ताकि उसको मुंह पका और खुर पका रोग के अंदर आराम मिल सके। अब आप हमें ये बताइए कि गलघोटू रोग क्या होता है और इसके लक्षण और उपचार क्या होता है? गलघोटू रोग ये एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। इसके अंदर सामान्यतः जानवर के गले में सूजन आ जाती है, जीभ में सूजन आ जाती है, मुंह से लार टपकती है और इसमें हमें इलाज के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है। कई बार केसों में देखा गया है कि जानवर 4 से 6 घंटे के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए हमें किसान भाइयों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी जानवर के अंदर हमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे, जैसे मुंह से अतिरिक्त लार गिरने लगे, तापमान बढ़ने लगे, सांस में दिक्कत आने लगे या जीभ में किसी प्रकार का सूजन दिखाई दे, तो वह तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह कर इसका इलाज करवाएं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि पशु की 24 घंटे में मौत हो जाती है, तो इसके लिए हमें तत्पर ही मालूम हो जाए कि हम क्या करें। इसके लिए हमें नियमित रूप से अपने पशुओं की देखभाल के दौरान ये देखना पड़ेगा कि किसी जानवर के अंदर कोई असामान्य स्थिति तो नहीं है। असामान्य स्थिति से मतलब है कि उसके अंदर कोई तापमान में वृद्धि तो नहीं हो रही है, सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है और मुंह से अतिरिक्त लार तो नहीं गिर रही है। ये सभी लक्षण इस ओर इशारा करते हैं कि वह जानवर सामान्य स्थिति में नहीं है और हमें उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत है, अन्यथा वह संक्रमण एक जानवर से दूसरे जानवर में फैला सकता है। जी डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि थनैला और लंगड़िया रोग क्या होता है और इसके लक्षण और उपचार भी बताइए। थनैला और लंगड़िया रोग ये भी जीवाणु से फैलने वाला रोग होता है। हमारे वातावरण में किसी प्रकार की गंदगी होती है तो जानवर उस गंदे वातावरण में रहते हुए ज़मीन पर बैठता है तो ज़मीन से उसके थन के द्वारा वो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे उसके थनों में सूजन आ जाती है, दूध घट जाता है और अगर हम उसका समय पर उपचार नहीं करते हैं तो वह उसका थन भी खराब कर सकता है। वातावरण में फैलने वाले जीवाणु के द्वारा पशुओं के अंदर थनैला रोग फैलता है। वह दूषित ज़मीन पर बैठता है तो उसके थनों के द्वारा वह जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे उसके थन को वह संक्रमित कर देता है। संक्रमण की मात्रा समय के हिसाब से बढ़ती रहती है। अगर हमें उसे उस समय पर इलाज नहीं देंगे तो वह उसके थन को ख़राब कर देता है। उसमें फाइब्रोसिस यानी कि थन इतना हार्ड हो जाता है कि उससे उसका इलाज संभव नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उसके थन में किसी प्रकार का सूजन हमें दिखाई दे या उसके अंदर किसी प्रकार का तापमान हमें दिखाई दे या दूध के अंदर किसी प्रकार के छींचड़े, जिसे हम फ्लैक्स बोलते हैं, अगर वो छींचड़े दिखाई दे तो हमें उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। अगर हम उसका समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो वह थन को बिल्कुल हार्ड यानी फाइब्रोसिस वाली कंडीशन के अंदर ला देगा, जिसका कोई इलाज संभव नहीं होगा। इसके लिए सामान्यतः हाई एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे उसका इलाज होता है। और इसी प्रकार जैसे हमने लंगड़िया बुखार की बात की, जीवाणु से पैदा होने वाला रोग है। इसके अंदर उसके पुट्ठे के अंदर पिछले हिस्से में किसी प्रकार का सूजन आ जाता है, उसका रंगहीन हो जाता है, वहाँ पर तापमान में वृद्धि होने लग जाती है और अगर उस पुट्ठे पर हम थपथपा के देखते हैं तो उसमें चर की आवाज़ आती है। ये सभी लक्षण इंगित करते हैं कि इसको लंगड़िया बुखार है। यह जीवाणु से होने वाला रोग है, तो इसके लिए हमें उसे हाई एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, जिससे कि उसका इलाज समय पर किया जा सके। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि थनैला रोग पशुओं में ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? थनैला रोग पशु में ना हो, इसके लिए हमें संक्रमण एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने से रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें किसी भी जानवर में असामान्य स्थिति दिखते ही उस जानवर को सभी जानवरों से अलग पृथक रखना चाहिए और उसका तुरंत समय पर इलाज करना चाहिए और उस जगह पर सैनिटाइजेशन यानी कि उसका बिल्कुल साफ़ सफाई की जानी चाहिए, ताकि वहाँ से किसी प्रकार का जीवाणु विषाणु
हट जावे, वह दूसरे जानवर को संक्रमित ना करे। समय पर जानवरों के अंदर है जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता है, टीकाकरण का अभियान चलता है, उस टीकाकरण के अभियान के अंदर जुड़ करके हम अपने पशुओं को समय पूर्व ही इस प्रकार के होने वाले रोगों से बचा सकते हैं। जो संक्रामक रोग हो वो हमारे पशु में हो ही ना, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी? मुख्य रूप से अगर हम थनैला रोग की बात करते हैं, यह है संक्रमित रोग होता है, तो इसके लिए हमें दूध निकालते वक्त उसके थन को साफ़ पानी से साफ़ करना चाहिए। और अगर हमें किसी प्रकार का कोई उसके अंदर दूध के अंदर छींचड़े दिखाई देते हैं, फ्लेक्स दिखाई देते हैं, तो हमें उसको अलग कर देना चाहिए ताकि दूसरे जानवरों में यह प्रकार का रोग नहीं फैले, और तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के इसका इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई संक्रामक रोगों के बारे में। अब आप हमें ये बताइए कि परजीवी रोग क्या होते हैं? मुख्य रूप से पशुओं में परजीवी रोग, अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी और रक्त परजीवी 3 प्रकार के रोग पाए जाते हैं। जो रक्त परजीवी रोग होते हैं उसके अंदर जो रोगाणु होता है वह रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जैसे बेबेशियोसिस है, थलेरिया है, ट्रिपेनोसोमा है, जिसे हम सामान्य भाषा के अंदर सर्रा एक रोग होता है जो कि लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर पाया जाता है और एनिमल के अंदर यह रोग उत्पन्न करता है। बेबेशिया और थलेरिया है, ये गाय भैंसों के अंदर मुख्य रूप से पाया जाने वाला रोग होता है। यह रक्त परजीवी प्रकार का रोग होता है और इसके लिए उसका एनिमल के सामान्य लक्षणों के अंदर अगर किसी प्रकार का अंतर दिखाई देता है तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये रोग होने पर एनिमल के अंदर तापमान में वृद्धि होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, वह एनिमल हाथ पर मारता है, सर्कलिंग मूवमेंट करता है। ये सारे लक्षण इंगित करते हैं कि उसमें किसी प्रकार का रक्त परजीवी रोग होता है। इन रोगों की निश्चितता करने के लिए हम कुछ प्रयोगशाला की जांचें भी करवा सकते हैं, जिनके द्वारा हमें पता लग जाएगा कि इनके अंदर रक्त परजीवी प्रकार का रोग है। जी डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि जैसा कि अभी आपने ये बताया कि अंतर परजीवी और बाहरी परजीवी होते हैं, तो अंतर परजीवी और बाहरी परजीवी में कौन कौन से रोग होते हैं? अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं वह अंतः परजीवी प्रकार के होते हैं। जो शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले होते हैं वह बाह्य परजीवी होते हैं। बाह्य परजीवियों के अंदर जैसे चींचड़ा है, जूं लगना है, टिक एंड माइट्स है, ये बाह्य प्रकार के परजीवी होते हैं जो शरीर के अंदर चमड़ी को गला देते हैं और एनिमल को खुजली उत्पन्न होती है, जिससे एनिमल का ध्यान भटकता है, उसके उत्पादन में कमी आती है, उसकी स्किन सूख जाती है और एनिमल परेशान रहता है। हालांकि इन प्रकार के रोगों के अंदर बाह्य परजीवी प्रकार के रोगों में पशुओं में मृत्यु की दर बहुत ही कम पाई जाती है, पर फिर भी वह एनिमल को परेशान करता है, जिससे उसके उत्पादन में कमी होती है, तो हमें उनका समय पर उपचार करवाना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि अंतः परजीवी जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं वह अंतः परजीवी होते हैं। कुछ अंतः परजीवी हमारी पशुओं की आंतों के अंदर पाए जाते हैं जो उसके शरीर को अंदर से खोखला करते जाते हैं। वह जानवर जो भी चारा, जो भी न्यूट्रिशनल पदार्थ लेता है, उस पदार्थ को पशु के पास नहीं पहुंचने देने से वह खुद ग्रहण कर लेता है, जिससे उसका शरीर नहीं बढ़ पाता है, उसके उत्पादन में कमी आती है और एनिमल परेशान रहता है। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि जो परजीवी रोग जो होते हैं वो क्या छोटे जानवरों में होते हैं या बड़ों में? जैसा कि सुनने में आता है कि ये बछड़ों में जरूरी होता है, तो ये क्या बात सही है? कुछ रोग ऐसे होते हैं जो केवल छोटे बच्चों में ही पाया जाता है और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बड़े जानवरों में पाए जाते हैं। छोटे बच्चों में पाए जाने वाले रोग हैं जो माता से अपने बच्चे के अंदर दूध के द्वारा भी आ जाते हैं, और बड़े जानवरों के अंदर जो होते हैं वह वातावरण की गंदगी से एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर फैलते हैं। छोटे जानवरों के अंदर पाया जाने वाला मुख्य परजीवी रोग होता है थलेरियोसिस, जो कि रक्त परजीवी होता है। वह छोटे जानवर को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। बड़े जानवरों में जैसे हम देखते हैं गाय भैंसों के अंदर है बेबेशियोसिस है, ट्रिपेनोसोमा है, ये रक्त परजीवी होते हैं जो बड़े जानवरों को प्रभावित करते हैं। अगर हम अंतः परजीवी की बात करते हैं तो एस्केरियासिस है, फीताकृमि है और लिवर फ्लूक जिसको हम बोलते हैं यकृतकृमि है, ये उनकी आंतों में पाए जाते हैं, उनके पोषण को ख़त्म कर देते हैं और एनिमल के अंदर कमजोरी आ जाती है। और जितने भी हमने ये परजीवी रोग देखे, इन परजीवी रोगों में मुख्य लक्षण होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है उसके ब्लड के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है, आँखों की श्लेष्मा झिल्ली है जो सूखने लगती है, आँखों के चारों ओर सफ़ेद धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, आँखों से गीड आना शुरू होता है। तो सभी पशुपालक भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि वह पशुओं में निरंतर रूप से ये देखभाल के दौरान देखें कि उनकी आंखों में किसी प्रकार का कोई गीड तो नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का पानी तो नहीं आ रहा है। आंखों से गीड आना और पानी आना ये स्पष्ट संकेत करता है कि उसके शरीर में किसी प्रकार के परजीवी ने प्रवेश कर लिया है और वह एनिमल को परेशान कर रहा है। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे बीच पधारे और आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।
उम्मीद है किसान भाइयों कार्यक्रम में दी गई जानकारी का आप भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते हैं या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते हैं तो देर किस बात की, कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।